प्यारे बच्चों, आज 13 तारीख है और आपका जो एग्जाम है ये 17 और 18 में है। आपके पास बहुत कम समय है, लेकिन जब समय कम होता है और हमारी कंसंट्रेशन सही होती है तो हम अगर 5-7 घंटे फालतू पढ़ लेंगे तो इससे हमारे शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ने का। इवन और हमारी एनर्जी डेवलप हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस समय जो है युद्ध स्तर का समय है जो हमें पूरी तरह इस्तेमाल करना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बाक्साइट। बाक्साइट सबसे ज्यादा किस राज्य में उत्पादित किया जाता है या सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंसर है उड़ीसा। जब क्वेश्चन उड़ीसा से संबंधित आया हो तो एक बात ध्यान रखना, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर में कोणार्क का मंदिर है। दूसरा क्वेश्चन याद रखना कि उड़ीसा में चिल्का चिल्का लेक या चिल्का झील है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम वॉरियर्स। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले बहुत बड़ी चर्चा हुई थी, परीक्षा पे चर्चा। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस चर्चा को सभी बच्चों के साथ डिस्कशन किया था, बहुत बड़े स्तर पर हुई थी। तो उन्होंने एक किताब लिखी है बच्चों के लिए, पॉजिटिव माइंड के लिए, कि जब आप स्ट्रेस में हो तो आप स्ट्रेस को कैसे दूर करेंगे, या कोई भी समस्या आती है या समस्या को या आपदा को आप अवसर कैसे बनाएं। तो इन सब चीजों में ये बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। तो इस किताब एग्जाम वॉरियर्स के जो लेखक हैं तो भारतीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नस कार्लसन ये किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो ये हैं शतरंज के। अगर भारत के खिलाड़ी की बात करूं मैं तो विश्वनाथ आनंद भी इसी खेल के खिलाड़ी हैं, तो याद रखना है आपको। और अगर क्वेश्चन ये आए कि भाई ये शतरंज का जो खेल है, चेस का जो गेम है, ये मुख्य रूप से जो केडीआर कृष्ण देव राय था, साउथ में जो राजा था तुलु वंश का, उस वहां पर ये खेल बहुत ज्यादा खेला जाता था और कहा भी जाता है ये खेल की उपज वहीं से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेट्रो मैन। मेट्रो का नाम आता है आपके दिमाग में एक फिगर आती है कि मेट्रो जो ट्रेन है हमारी, जो मेट्रो ट्रेन है, हालांकि जो सबसे पहले जो मेट्रो चली थी वो कलकत्ता में चली थी, लेकिन जो दिल्ली में मेट्रो पर काम हुआ है बहुत बड़े स्तर पर एनसीआर में, और अब भी चल रहा है, तो उस पर कार्य करने के लिए जो सबसे बड़ा योगदान या बहुत बड़ा योगदान दिया था तो वो हमारे इंजीनियर श्रीधरन है। तो इंजीनियर श्रीधरन ने मेट्रो में बहुत ज्यादा कार्य किया, इसीलिए उनका नाम मेट्रो मैन के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो देखिए सिंपल आंसर है 1919। लेकिन रॉलेट एक्ट बनाया कैसे? रॉलेट एक्ट बना सिडनी रॉलेट ने बनाया, उसी के नाम पर इसका नाम रॉलेट एक्ट रखा गया। और इसका प्रावधान था अंग्रेजों ने भारतीयों को कब्जे में रखने के लिए, जिससे कि कोई विद्रोह ना हो, उनके लिए कड़ा कानून बनाया और 1919 में इसे लागू कर दिया। इसी के बदले में जलियांवाला बाग कांड हुआ और इससे संबंधित नारा था नो अपील, नो वकील, नो दलील। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून जुलाई में कौन सी फसल बोई जाती है? तो याद रखना हमारे यहाँ आमतौर पर 3 मुख्य फसलें होती हैं। एक तो हमारे यहाँ होती है रबी की फसल, एक हमारे यहाँ होती है खरीफ की फसल, और एक हमारे यहाँ होती है जायद की फसल। तो याद रखो जो जायद, जो आप बहुत ज्यादा सैलेड खाते हो, सैलेड लेते हो, सलाद खाते हो, तो इसमें तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब फसलें आती हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए जो खरीफ की फसल है उसकी वो कौन से महीने में बोई जाती है, तो जून जुलाई में जो फसल बोई जाती है वो खरीफ की है, और जो नवंबर में बोई जाती है वो रबी की फसल है। और जो ये बरसात से थोड़ा सा पहले गर्मी में होती है, जो बहुत कम समय होता है, तो इसे हम जायद की फसल कहते हैं, जिसमें खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरे वगैरह ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किस के समय के गवर्नर जनरल, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए इसका आंसर है हमारा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में भारतीय एकता को तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमानों की एकता को तोड़ने के लिए बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। हालांकि कहा यह गया कि इसका बांटने का कारण प्रशासनिक था, लेकिन इसका जो वास्तविक कारण था वो हिंदू और मुसलमानों में फूट डलवाना था। और बाद में इसकी वजह से वहां पर स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हो गया। और ये कर्जन ने ये जो काम किया तो था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया 1905 में। और 1905 से 1911-12 में 1911 में इन्हें घोषणा करनी पड़ी कि इसको हम दोबारा एक करते हैं। और उसी समय इन्होंने एक नई घोषणा की, इन्होंने कहा कि अब कलकत्ता भारत की राजधानी नहीं रहेगा।
तो 1911 में ये भी घोषणा हुई कि बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, और साथ में ये भी घोषणा हुई कि अब दिल्ली भारत की राजधानी होगी। एक बार देख लीजिए 1911 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुई, और साथ में यह हुई कि दिल्ली भारत की राजधानी होगी। तो 1912 में 11 में घोषणा हुई और 12 में राजधानी को बना दिया गया। अगर प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये आए कि 1900 मतलब जो दिल्ली है वो तो 1912 में बनी, जो नई दिल्ली है वो भारत की राजधानी कब बनी, तो इसका आंसर आएगा आपका 1933। 1933 में नई दिल्ली बनी, 1912 में दिल्ली बनी, और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। और ये जो बंगाल विभाजन रद्द किया गया तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था हार्डिंग। तो ये बात आपको याद रखने की है, हार्डिंग के समय बंगाल विभाजन रद्द किया गया और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन क्या है? तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि द्वैध शासन क्या है, और इसको समझना भी है। समझना क्या है, देखो इसमें अगर द्वैध शासन की बात आएगी तो एक तो द्वैध शासन है 1765 में। इस द्वैध शासन का मतलब क्या है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और वो उस युद्ध का परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में गया, यानी क्लाइव वहां का गवर्नर जनरल बना बंगाल का। तो उसने क्या काम किया, नवाब को और कंपनी को एक तरीके से भागों में बांट दिया। जो कंपनी थी वो तो राजस्व के कार्य देखेगी, राजस्व यानी कि राजस्व का मतलब है जो इनकम आती थी, और जो फौजदारी के मसले हैं उनको नवाब देखेगा। लड़ाई झगड़े कौन देखे, नवाब, और इनकम कौन ले, कंपनी। तो इसको द्वैध शासन कहा गया, और द्वैध शासन का मतलब है जहां दो लोग एक साथ राज्य कर रहे हो। तो यहाँ कंपनी का शासन एक तरीके से राजस्व के लिए, इनकम के लिए, और नवाब का शासन यहाँ पर लड़ाई झगड़े निपटाने के लिए, फौजदारी का शासन। तो ये 1765 का जो द्वैध शासन है इसका मतलब ये है। लेकिन एक द्वैध शासन और आता है, दूसरा द्वैध शासन आता है 1919 में। यहाँ पर प्रांतों को और केंद्र को, यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, यानी कि केंद्र की सत्ता और राज्य की सत्ता दोनों अलग अलग तरीके से शासन करने लगी। तो ये शासन कैसा है, ये शासन तो राज्य में और स्टेट में, मतलब राज्य और केंद्र में है, और ये शासन कैसा था, कंपनी और नवाब में। तो इस बात को समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से। तो 1765 में कौन सा है, बंगाल वाला, और 1719 का जो एक्ट था, सॉरी 1919 का जो एक्ट है इसमें कर दिया गया प्रांत में द्वैध शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवी सिंधु। देखिए पीवी सिंधु की जो किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है, तो बड़ा कॉमन सा आंसर है, सब जानते हैं बैडमिंटन। सिंधु बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती है, तो बैडमिंटन की खिलाड़ी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह का मकबरा। अब देखो शेर शाह कौन है, ये फरीद नाम का एक लड़का था जिसने एक शेर मारा, तो इसका नाम पड़ गया शेर खां। बहार खान लोहानी जो बिहार का गवर्नर था उसके यहाँ ये गया काम करने, तो उसने यहाँ शेर को मारा। और जब ये आदमी 1540 में हिंदुस्तान का शहंशाह बना, सम्राट बना, तो इसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था शेर शाह, और ये सूर्य वंश का था। और जब ये मरा तो इसका जो मकबरा था सासाराम बिहार में बनवाया गया। इसका मकबरा बहुत पूछा जाता है शेर शाह का। और हाँ, जीटी रोड जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो इसी ने बनवाई थी, और जीटी रोड तो बोला अंग्रेजों के समय में जानी गई थी। उसके समय जीटी रोड को कहा जाता था सड़क ए आजम। तो याद रखने की बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए मंत्री परिषद में सभी तरह के मंत्री आते हैं। मंत्रिमंडल में तो एक तरीके से कैबिनेट आता है, और मंत्री परिषद में जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी आते हैं, और उप मंत्री भी आते हैं, राज्य मंत्री भी आते हैं। तो उन सबका जो अध्यक्ष होता है, उन सब पर जो जिसकी ताकत चलती है, तो वो है प्रधानमंत्री, यानी कि जो मंत्रियों में प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? तो देखो भाई लाहौर। याद रखना 1929 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष हैं, लाहौर में हुआ है, और यहां पर पूर्ण स्वराज की बात की गई है। और 1931 का जो सेशन है वो कराची में हुआ है, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, जहां पर फंडामेंटल राइट की बात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है? तो देखो भाई 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। और एक बात और याद रखने की है, भाषा कितनी है संविधान में? 22 भाषा कौन सूची में? 8वीं में। और 8वीं के बाद जब 9वीं सूची आती है तो याद रखना 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार।
और 10वीं अनुसूची में है दल बदल कानून, जो राजीव गांधी के समय में बना था, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर कोई 11वीं सूची की बात करे तो बच्चों याद रखो 11वीं अनुसूची में क्या है, यहां पर है पंचायत। और अगर कोई बात करे 12वीं अनुसूची की, क्योंकि टोटल संविधान में कितनी अनुसूची हैं, 12, तो 12वीं में है हमारी नगर पालिका वगैरह, यानी कि जो शहर से संबंधित चुनाव होते हैं। तो पंचायत 11 में है और नगर महापालिका वगैरह 12 में है, और 8वीं में भाषा है, 22 भाषा है, 9वीं में भूमि सुधार है, 10वीं में दल बदल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र का लोक संगीत। महाराष्ट्र के लोक संगीत कौन कौन से, देखो इसमें आपका आंसर आएगा, इसमें आता है आपका भावगीते, लावणी, पोवादा, भजन, और भजन के साथ कीर्तन भी कर लो। ये सब क्या है, हमारे लोक संगीत है महाराष्ट्र के, विशेष रूप से महाराष्ट्र में ये सब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर पानी में नमक डाला जाए, अच्छा क्वेश्चन है, पानी में नमक डाला जाए तो क्वथनांक में क्या अंतर होगा, बढ़ेगा, घटेगा या उदासीन रहेगा? तो आंसर है आपका क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा से फैलने वाली बीमारियां, जो हवा से फैलने वाली बीमारियां हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संक्रमण जो बीमारियां हैं वो कहते हैं। एक तरीके से ये हवा से चलती हैं, जब एक जगह जैसे बुखार फैलता है या बहुत सारी चीज फैलती हैं, तो हालांकि वैसे वायरल होता है उसमें, लेकिन जो हवा से फैलने वाली होती है उन्हें संक्रमण डिजीज या संक्रमण बीमारियां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान में किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया गया है? अब देखो जी, पाकिस्तान में एक इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन इसमें एक मंदिर है पंजतीरथ, और ये पंजतीरथ जो मंदिर है ये 1000 साल पुराना है, 1000 साल पुराना मंदिर है, वहां पर इसको राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर के मुख्य भाग को क्या कहते हैं? अभी हमारे रामलला स्थापित हुए हैं, तो देखो मंदिर का जो भाग होते हैं उन्हें अलग अलग नाम दिया जाता है, तो जो मुख्य भाग है उसको गर्भगृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभ के मेले का आयोजन। देखो भाई, भारत में कुंभ का मेले का आयोजन जो होता है वो 4 जगह होता है, हरिद्वार, हरि का द्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हरिद्वार गंगा के किनारे है, पंजाब प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, और नासिक में संतरे बहुत मिलते हैं। तो ये चारों जगह क्या होता है, यहां पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडल समिति का संबंध किससे है? देखो भाई याद रखो, मंडल और कमंडल भारत में बहुत प्रसिद्ध है। मंडल की जो राजनीति है वो कैसे आई, इनका पूरा नाम था बीपी मंडल, बृहदेश्वर प्रसाद मंडल। इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी, और वो रिपोर्ट थी पिछड़े वर्ग से संबंधित, और इस पिछड़े ये जो रिपोर्ट थी ये जनता सरकार में बनाई गई थी, मोरारजी देसाई की सरकार में, लेकिन इनकी सरकार गिर गई। उसके बाद में क्या होता है, वीपी सिंह की सरकार बनी जनता दल की, कब बनी, 1989 में, 1989 में। और ये जो मंडल कमीशन, ये आयोग तैयार हुआ था, ये हुआ था 1979 में। तो 1979 में जब ये तैयार हुआ, इसकी रिपोर्ट 1989 में वीपी सिंह ने अचानक इसकी घोषणा कर दी, और इससे पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था। हालांकि भारत में बहुत झगड़े हुए, बहुत तरह का सब कुछ हुआ। तो मंडल कमीशन का मतलब किससे है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपथलीन किसका बहुलक है? तो नेपथलीन आप रबर का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? देखो भाई, चाहे तो वृद्ध गंगा हो और चाहे साउथ की गंगा हो, दक्षिण की गंगा हो, वो गोदावरी है। अब गोदावरी क्यों है? साउथ की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और नॉर्थ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। तो इस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। किन्हीं 2 राज्यों के मध्य का मामला कौन देखता है? देखिए, आमतौर पर हाईकोर्ट जो होता है एक राज्य का मामला देखता है, लेकिन अगर 2 राज्य आपस में टकराएंगे तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार नियंत्रण प्रणाली। देखो जी, अलाउद्दीन ने 4,75,000 सेना तैयार की। उस समय मंगोलों के बहुत अटैक होते थे, तो उस समय बहुत बड़ी सेना की जरूरत थी। तो राजस्व व्यवस्था और एक तरीके से जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी उसने बहुत अच्छी करी, हालांकि दिल्ली में ही होती थी। तो ये व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई। इसमें तोलने पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया। सेनाएं मंडी वगैरह या सेना दरोगा के नाम से इसमें पद हुआ करते थे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण पॉलिसी बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड। नागालैंड नाम से क्लियर है, नागाओं की लैंड, नागाओं की भूमि। तो उसकी राजधानी है कोहिमा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद मिलता है हमें? 25 से 28 के बीच हमें अपने धर्म की पूजा करने के लिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने के लिए, या कोई भी मामला का धर्म संबंधित है तो ये हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमें देता है अनुच्छेद 25 और 25 से लेकर 28 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? देखो भाई थोड़ा समझ लीजिए, भारत में 8 तो केंद्र शासित प्रदेश है और भारत में 7 सिस्टर हैं और 8वां हो गया सिक्किम। टोटल स्टेट भारत में बैठते हैं 36, जिनमें 28 बैठते हैं राज्य और 8 बैठती हैं यूटी, और ये टोटल कितना बैठ गया हमारा? 36। और याद रखने की बात है कि नॉर्थ और साउथ की दृष्टि से अगर हम देखें, ऊपर वाले जो हमारे राज्य हैं वो हिंदी, ज्यादा हिंदी बोलने वाले लोग हैं, और नीचे जो हमारे तमिलनाडु में तमिल है, ये जो आपका केरल है उसमें मलयालम वगैरह ही सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबी का मकबरा। देखो जी, बीबी का मकबरा कहाँ है? अरे बीबी कौन है? औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए एक मकबरे का निर्माण करवाया और उसे कहा जाता है ताजमहल की फुअर नकल, यानी कि बिल्कुल बेकार सा एक तरीके से फुअर नकल कहा जाता है, और वो औरंगाबाद में बनवाया और बाद में औरंगजेब को भी वहीं पर दफनाया गया। तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है जो औरंगजेब ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। देखो भाई बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक, यानी कि बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नटराज मूर्ति किन शासकों ने बनाई? तो जो नटराज भगवान है, जो डांस करते हुए मूर्ति बनी हुई है, बड़ी शानदार मूर्ति है और कलाओं की उत्कृष्ट नमूना पाया जाता है, ये चोल शासकों ने बनवाई थी। राजेंद्र चोल, राजराजेश्वर चोल, ये काफी ताकतवर राजा नीचे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य सूचना आयुक्त। राइट टू इंफॉर्मेशन अगर हमें किसी मांगना होता है उसका अलग डिपार्टमेंट है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हालांकि भारत में बड़ी बड़ी नियुक्तियां अधिकतर राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद के सुझाव पर या प्रधानमंत्री कहने पर की जाती हैं, जो करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? पर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो देखो जी प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो दूरी का है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग तो प्लिया है। मलेरिया अगर होता है तो जो हमारे शरीर का जो अंग प्लिया है वो बहुत प्रभावित होता है। विद्युत बल्ब की इकाई क्या है? वाट। कितने वाट का बल्ब है, कितने वाट इसमें बिजली खपत होगी, सब वाट वाट करते रहते हैं ना हम। WHAT नहीं है, WAT वाट है, तो वाट का मतलब होगा विद्युत बल्ब की इकाई यानी कि यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला। देखिए मोहम्मद शमी है, ये अमरोहा के रहने वाले हैं, हालांकि काफी न्यूज में रहते हैं ये। तो इन्होंने भारत में सबसे पहले 100 विकेट बहुत जल्दी पूरे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाली उत्सव कहाँ है? तो बाली उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? उड़ीसा में। क्वेश्चन पूछा अगर यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है भाई, तो आंसर आएगा यहाँ का नवीन पटनायक। नवीन पटनायक किसके बेटे हैं? बीजू पटनायक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम में बने पुल का नाम। असम में जो पुल बना है ये बोगीबीला है और ये ब्रह्मपुत्र पर बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि वहां पर एक माजोली आइलैंड भी है, द्वीप भी है उस पर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान का मात्रक क्या है? तापमान टेम्परेचर का केल्विन। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो देखिए भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं और पहले कितने थे? 7 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को। पहले तो भाई इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका यूनेस्को का फुल फॉर्म है। और क्वेश्चन पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो देखिए पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता करो या मरो। अब या तो डू और डाई, या तो मर जाओ या कर जाओ। ये नारा गांधी ने 1942 में दिया था। हालांकि कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही थी शुरू में, लेकिन गांधी अड़ गए और गांधी ने कहा अब करने मरने का समय आ गया है। तो 1942 की जो मूवमेंट थी उसमें मारो फिरंगियों को या बहुत सारी चीजें थी, बड़े अच्छे तरीके से चला। हालांकि अंग्रेजों ने उसको दबा तो दिया, लेकिन अंग्रेज समझ गए अब यहां से जाना बेहतर है। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट या अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षरता की दृष्टि से सबसे पढ़ा लिखा राज्य है। सबसे पढ़ा लिखा जिसकी जो औसत साक्षरता है वो भी सबसे ज्यादा है, यानी कि केरल। और केरल में महिलाएं भी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। तो भारत का जो राज्य केरल है वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन, अभी थोड़ी देर पहले आया था जहां पर डू और डाई का नारा दिया गया था। तो ये इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने।
हालांकि महात्मा गांधी की अगर हम बात करते हैं तो देखो एक बात ध्यान रखना, महात्मा गांधी की कुछ आंदोलन है, याद रखने वाली बात है। पहला हमारा चंपारण आएगा, चंपारण 1917 में। दूसरा हमारा अहमदाबाद आएगा, अहमदाबाद और खेड़ा, दोनों के दोनों आंदोलन कब है? ये 1918 में है, यानी कि 17 क्रमशः आंदोलन चल रहे हैं 1918। और उसके बाद में हमारा आएगा असहयोग, ये कब आएगा हमारा? असहयोग आएगा हमारा ये 1920 में, जिस दिन बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई थी उसी दिन ये स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद आएगा सविनय अवज्ञा, ये 1930 में आएगा। और उसके बाद आएगा हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि 1942 में। तो गांधी के जो आंदोलन है वो क्रम से चल रहे हैं, 17 में, 18 में 2, उसके बाद 20 में, उसके बाद 30 में, उसके बाद 42 में। और गांधी की जो डेथ होती है वो कब होती है? 1948 में। और गांधी नोटों पर कब आते हैं? 1969 में। अपने जन्म के 100 साल बाद गांधी जी नोटों पर छप जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? देखो भाई 8वीं अनुसूची में भाषा कितनी है हमारी? हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। कितनी? संवैधानिक भाषा कितनी है? 22। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया। याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज को सब जानते हैं लेकिन उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया इनका नाम है। बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, बड़ी मेहनत करी थी इस पर। असम का लोक नृत्य है, या कई बार क्वेश्चन आता है बिहू कहाँ का नृत्य है? तो असम का। असम का लोक नृत्य क्या है? बिहू। बहुत आता है एग्जाम में, बिहू बोले तो असम। भारत के महाधिवक्ता को कौन शपथ दिलाता है? तो आंसर है राष्ट्रपति। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए डोडा बेटा, डोडा बेटा इसकी जो है वो है आपकी एक तरीके से वो सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन कहां भाई? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी कहां है? नीचे साउथ में। तो ये आपका नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में पड़ता है। गठिया किसके कारण होता है? तो यूरिक एसिड। जब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो दर्द होना शुरू हो जाता है। आमतौर पर यूरिक एसिड जो बढ़ता है वो प्रोटीन की चीजें ज्यादा लेने से ऐसा होता है। जब प्रोटीन की मात्रा एक्सेस हो जाती है तो हमें उसमें प्रॉब्लम आ जाती है और गठिया जैसा रोग हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान, देखिए वेल्ड्स, हालांकि ये केवल दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, ये अफ्रीका का पोर्शन भी है, कुछ दूसरे महाद्वीप के पोर्शन भी है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो आंसर आपका वेल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक ने अपने पैर छूने की परंपरा चलाई? आंसर है बलबन। और बलबन को कहा जाता है, बलबन ने एक वो चलाई थी सिजदा व पाबोस। सिजदा का मतलब क्या होता है? सिजदा का मतलब होता है कि सरकार राजा के सामने 90 डिग्री झुककर बहुत देर तक हाथ हिलाना और सलाम करना। और पाबोस का मतलब है दंडवत होकर पैर चूमना। और जो बलबन की नीति थी वह लोह व रक्त की नीति थी। कौन सी नीति थी? लोह व रक्त। याद रखना है ये क्वेश्चन। और लोह व रक्त क्या है? लोह व रक्त की नीति का मतलब होता है जहां महिलाओं और बच्चों को दास बना लिया जाता था और पुरुषों की हत्या कर दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य करते हुए, आपने नटराज की मूर्ति देखी होगी तो वो मूर्ति ऐसा लग रहा है जैसे नृत्य कर रहे हैं। तो नृत्य करते हुए मूर्तियों का उत्तम उदाहरण देखो, जो मीनाक्षी का मंदिर है, ये मीनाक्षी मंदिर ये नीचे पड़ता है साउथ में, तो इसमें नाचती हुई मूर्तियों की फोटो जो बनी हुई है, इसका उत्तम उदाहरण है नृत्य करती हुई मूर्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, मापने का यंत्र क्या है? तो देखिए जहां पर ह्यूमिडिटी आएगी तो हाइग्रोमीटर आएगा, जिससे नमी कितनी है उसको कौन नापता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीएनजी। देखो भाई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना। सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो आंसर है मीथेन। सीएनजी में मीथेन गैस पाई जाती है। एलपीजी, जैसे एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कौन से संशोधन से लिया गया है? तो संविधान संशोधन। तो इसमें देखिए 42वां संशोधन किया गया था, इसमें समानता की बात की गई थी। तो 42वां संशोधन को हम एक तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। पंचायती राज किस अनुसूची में? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है। नगर महापालिका वगैरह ये 12वीं में है। 10वीं में दल बदल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का युद्ध। देखो भाई याद रखो पानीपत, तो पानीपत का एक युद्ध नहीं है, पानीपत के 3 युद्ध मुख्य रूप से हैं। नंबर 1 1526 जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी अपने अड़ियल तरीके से हार गया। अब देखो हारा कैसे, बड़ी अच्छी कहानी मिलती है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, एक तरीके से बाबर के फेवर में जाती है। मैं बताता हूं आपको, जब बाबर को 1526 से पहले अफगानिस्तान में हरा दिया गया तो बाबर इंडिया आया, बाजौर और बहरा का युद्ध लड़ा और 1526 में पानीपत में आ गया। तो बाबर अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि उसके पास 15-16 हजार की सेना है। कितनी? 15-16 की। और उस सेना को लाता है और वो पानीपत में इस तरीके से फिट करता है, एक तरफ तो पानी होता है, एक तरफ वो रास्ता वैसे रुकवा देता है, बुग्गी वगैरह सभी लगा के, और यहाँ पर बहुत लंबे लंबे गड्ढे खुदवाता है और इनमें लकड़ी के सूर लगवाता है, घास फूस डलवा देता है। इब्राहिम लोदी की 1 लाख की सेना हाथी पर बैठ के आता है, 17 साल का एक अनाड़ी शासक है बिल्कुल, और घुस जाता है इसमें। और वो अपने सैनिक इस तरीके से लगाता है, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए धनुधर। पहले ये वाले तीर मारेंगे जो इनसे बच जाएगा, फिर उन्हें ये मारेंगे जो इनसे बच जाएगा, फिर उन्हें ये मारेंगे। और बाबर अपने आप यहाँ बैठा है अपने लागू दस्ते के साथ, और 17 साल का ये अनाड़ी आदमी अपना हाथी ले घुस जाता है, इसकी सेना फंस जाती है और 2-4-5-4 घंटे में पूरी सेना का सत्यानाश हो जाता है। इब्राहिम लोदी भी मारा जाता है, एकमात्र सल्तनत काल का एकमात्र शासक जो युद्ध में मर जाता है केवल अपने अड़ियलपने से। और याद रखना BSC, देखो भाई, B फॉर बैलोर लोदी, S फॉर सिकंदर लोदी, E फॉर इब्राहिम लोदी। तो ये 3 ही राजा हैं लोदी वंश में जिसको बाबर मार देता है पानीपत के युद्ध में। कब मारता? 1526 में। जब ये आप पानीपत पढ़ ही रहे हो तो साथ में पानीपत का द्वितीय युद्ध भी देख लो। पानीपत का द्वितीय युद्ध का मतलब क्या है? यहाँ पर पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है 1556 में, और ये लड़ा जाता है किसके साथ में? ये अकबर। अकबर कौन है? बाबर का पोता। तो देखने वाली बात है, बाबा ने लड़ा पहला पानीपत और पोते ने लड़ा दूसरा पानीपत, और जो दूसरा पानीपत है ये 1556 में है। पहले वाले को तो दादा जीत जाता है और दूसरे वाले को पोता जीत जाता है। और तीसरा जो पानीपत है वो है 1761 में। ये इब्राहिम लोदी मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। इसमें मराठे हार जाते हैं, मराठों को बहुत ज्यादा क्षति होती है। तीनों पानीपत बहुत महत्वपूर्ण है याद करने की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर सर्वप्रथम विश्व धरोहर में रखा गया है? देखो भाई, अब तक तो बहुत सारी चीज रखी गई थी, लेकिन अब शहर ही रखा जाने लगा विश्व धरोहर के रूप में। तो उसका नाम क्या है? अहमदाबाद, जिसकी स्थापना अहमद शाह ने की थी। और वर्तमान में आज ये क्या है? गुजरात की राजधानी है, बहुत प्रसिद्ध है। नरेंद्र मोदी भी गुजरात से ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम आबादी कितनी है? देखो भाई, 2011 17.22 करोड़ संख्या 2011 के हिसाब से मुस्लिमों की बैठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण। देखो जी, मंदिर ऐसा नहीं था, बहुत पुराने पूजा लोग करते थे, मूर्ति पूजा बहुत पुरानी है, लेकिन जो मंदिर का कंसेप्ट है वो गुप्त काल में आया है, और यहाँ बहुत शानदार शानदार मंदिर बनाए गए हैं। तो मंदिर निर्माण की जो शुरुआत होती है गुप्त काल में हुई है। अभी गुप्त काल कौन है? इसमें आपने नाम सुना होगा श्रीगुप्त, इसका फाउंडर है। फिर आपने नाम सुना होगा घटोत्कच, जो इसका दूसरा राजा है। फिर आपने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त सेकंड, जो इसका वास्तविक शासक है, चंद्रगुप्त सेकंड। फिर नाम सुना होगा आपने वो समुद्रगुप्त। तो ये जितने गुप्त राजा हैं बड़े ताकतवर राजा हुए हैं, और इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी काफी डेवलप हुई है। तो मंदिर निर्माण कब शुरू हुआ है? गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कैसी नागरिकता है? अब कैसी से क्या मतलब है भाई? एकल। अब एकल का क्या मतलब होता है? देखो, इसमें क्या होता है एकल नागरिकता से मतलब क्या है? यहां पर स्टेट और केंद्र की एक ही नागरिकता है, सेंटर एक ही नागरिकता है। लेकिन अमेरिका में क्या है? स्टेट की नागरिकता अलग है और सेंटर की नागरिकता अलग है, तो वहां पर दोहरी नागरिकता है। जबकि भारत में केवल और केवल एक ही नागरिकता है, इसलिए इसे एकल नागरिकता कहा जाता है। ऐसा नहीं कहा जाता उत्तर प्रदेश का नागरिक है या तमिलनाडु का नागरिक है या दिल्ली का नागरिक है, यहाँ केवल कहा जाता है भारत का नागरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा? देखो भाई, भारत में भैंस बहुत है, गाय भी बहुत है, तो यहाँ दूध भी सबसे ज्यादा होता है, लेकिन निर्यात के मामले में नहीं है पहला। निर्यात के, क्योंकि जितना दूध होता है उतना ही पी जाते हैं, या तो लोगों को दूध भी नहीं मिल पाता, चाहे इसी काम चला लेते हैं। तो भारत दुग्ध उत्पादन में नंबर है पहला, लेकिन सब खपत में आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ, ज्ञान की पीठ, ये पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भाई साहित्य से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है साहित्य का, जिस कवि लेखक को मिल जाए बल्ले बल्ले उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धि आंदोलन। देखो भाई शुद्धि आंदोलन क्या है? भारत में पुराने से पुराने लोग आए, पहले आर्य आए थे, फिर ऊन वगैरह बहुत सारे लोग आए थे। तो यहाँ जब लोग आए तो लोगों का धर्म परिवर्तन भी करवाया गया। तो आजादी के बाद जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, तो एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक है, आर्य समाज के। और भाई हुआ कब था ये भाई 1875 में हुआ है, इसकी स्थापना हुई 1875 में लाहौर में। तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था कि कोई व्यक्ति जो हिंदू धर्म से किसी मुसलमान बन गया या सिख बन गया, क्रिश्चियन बन गया एक तरीके से, तो बहुत लोग ऐसे थे जो दोबारा मुसलमानों से हिंदू बने थे और बहुत लोग ऐसे थे जो क्रिश्चियनों से दोबारा हिंदू बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र। पंचतंत्र का मतलब है 5 तंत्र, 5 नियम। 5 नियम, ये 5 नियम बनाए थे, राजा को बताए गए थे कि राजा को इन पंचतंत्रों का नियम का पालन करना पड़ेगा तभी राजकाज चल पाएगा। तो इसके ये पंचतंत्र जो किताब है जिसमें 5 नियम लिखे गए थे, ये विष्णु शर्मा की किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध। देखो भाई तराइन के भी युद्ध याद रखना, तराइन के कितने युद्ध हुए हैं? तो देखो भाई तराइन फर्स्ट, ये युद्ध कब हुआ हमारा? 1191 में। ये युद्ध जीता किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। किसको हराया? गोरी को हराया। और क्वेश्चन ये है कि गोरी की पहली हार कब थी? तो याद रखना गोरी की ये पहली हार नहीं है, गोरी पहली बार भारत में 1178 में हारा था, बंदी बना लिया गया था लेकिन छोड़ दिया गया था। और फिर दूसरी हार गोरी कब है? 1191 में। उसके बाद तराइन सेकंड किसके बीच में? सेम रिपीट हुआ 1 साल बाद। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और गोरी को दिल्ली और अजमेर की प्राप्ति हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का तृतीय युद्ध। आपको तराइन का तृतीय युद्ध मुझे बताना है, बॉक्स में मैसेज करना है कि तराइन का तीसरा युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। ये आपके लिए क्वेश्चन है, तराइन का तीसरा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। अब देखो भाई वैसे तो हमारे दूधिया कहते हैं मिल्क मैन को, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने दूध का उत्पादन बढ़ा दिया हो। अभी हाल फिलहाल में MS स्वामीनाथन को भारत रत्न की प्राप्ति हुई है। तो भारत रत्न हालांकि मरणोपरांत दिया गया है, तो उन्होंने भारत में एक तरीके से बहुत सारी अनाजों का उत्पादन बढ़ाया था। लेकिन वर्गीज कुरियन ऐसे हुए जिन्होंने दूध के मामले में क्रांति ला दी, तो उनको क्या कहा गया भारत में? मिल्क मैन ऑफ इंडिया, वर्गीज कुरियन। और ये दुग्ध क्रांति के जनक भी हैं। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, मां का नाम महामाया, पिताजी का नाम सुधोधन। और ये वही गौतम बुद्ध है जो बौद्ध धर्म के संस्थापक बने। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत में बहुत सारे उप प्रधानमंत्री भी हुए हैं, हालांकि कोई विशेष पद तो है नहीं, ना इस संविधान में इसका वर्णन है। तो ऐसी स्थिति में उप प्रधानमंत्री जब बनता है, जब 2 व्यक्ति ताकतवर हो जाते हैं, तो एक को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, दूसरे को प्रधानमंत्री का नाम दिया जाता है। हालांकि सरदार पटेल ताकतवर भी थे और कांग्रेस में जितने भी प्रांत थे अधिकतर ने सरदार पटेल को सपोर्ट दिया था, लेकिन महात्मा गांधी की मर्जी ऐसी थी कि भाई नेहरू बनने चाहिए। तो इनको पटेल साहब को प्रधानमंत्री बना दिया गया, गृह मंत्री बना दिया गया और ये अपने भारत को एक करने में लग गए। तो आंसर है पहले उप प्रधानमंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो चौधरी चरण सिंह है ये भी एक समय में उप प्रधानमंत्री रहे थे, प्रधानमंत्री तो रहे थे, उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो लाल कृष्ण आडवाणी भी उप प्रधानमंत्री रहे थे। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो उप प्रधानमंत्री रहे, 7 लोग हैं ऐसे जो अब तक उप प्रधानमंत्री रहे। महात्मा गांधी का जन्म भाई याद रख लो 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर सबको याद है। क्यों याद है? राष्ट्रीय हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे है भाई। 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। और जन्म कब हुआ भाई? 1869। और याद रख लो 1969 में गांधी जी दोबारा जिंदा हो गए। 1869 में कहा जन्म लिया और फिर उसके बाद 1948 में डेथ हो गई और फिर बाद में 1969 में यानी कि सब नोटों पर गांधी जी छप गए। तो 1969 में गांधी जी नोटों पर छपे, याद रखना। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति, जिसमें संविधान कैसे लिखा जाएगा, किस तरीके से इसका व्यवस्था की जाएगी। तो जो समिति है, उस समिति प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा के राज्यपाल। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? बिजू नवीन पटनायक। और भाई वहां के राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर रस। भाई जठर रस का काम क्या है? जठर रस का काम है भोजन का पाचन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है RN मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है उससे है, यानी कि RS मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो याद रखो भाई ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन है ट्रिप्सिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वां संविधान संशोधन। तो देखो भाई 86वां शिक्षा, एक जैसे लग रहे हैं ना, 86 शिक्षा 86 शिक्षा, तो 86वां संविधान संशोधन जो है वो शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातक कथाएं। जातक कथाएं बहुत सारी कहानी किस्से हैं जिन्हें हम आमतौर पर जातक कथाएं कहते हैं, और सभी जो घटनाएं या कथाएं हैं या कहानी है वो सब महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। भारत की कौन सी ऊंची चोटी है? K2। संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सागर माता। सागर माता किसे कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को। राष्ट्रीय आपदा अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 352, 356 और 360 जो हमारे इमरजेंसी का प्रावधान है वो 352 में इमरजेंसी है, 356 में इमरजेंसी है, 360 में इमरजेंसी है। और याद रखिए 356 ये वही राष्ट्रपति शासन है, बहुत बार इस्तेमाल होता है, अधिकतर ये इस्तेमाल होता है, बाकी तो ये ना के बराबर है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, और साउथ की में जो सबसे लंबी नदी गोदावरी, इसे क्या कहा गया? दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल दिवस। जब भी खेल का नाम आएगा तो मेजर ध्यानचंद का जरूर नाम आएगा। मेजर ध्यानचंद ध्यान से खेल करते थे और इतने गोल करते थे, इतने गोल करते थे कि इनके डर की वजह से अंग्रेजों ने अपनी टीम को भेजना बंद कर दिया था, क्योंकि वो हरा देंगे और फिर अंग्रेजों की जो मिथ्या थी, जो झूठ थी कि अंग्रेज किसी से नहीं हारते, वो झूठ हो जाएगी। तो मेजर ध्यानचंद की याद में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। और ये भी याद रखना, इन्हें भारत रत्न नहीं मिला है, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा का प्राचीन नाम। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या? उत्कल। आपने जनगण मन सुना होगा, उसमें उत्कल का नाम आता है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था जनगण मन, तो उसमें उत्कल का नाम आएगा, तो उड़ीसा का ही नाम है। पित्तरस किस ग्रंथि से निकलता है? तो जो हमारा यकृत है उससे हमारा पित्तरस निकलता है। पानी का रासायनिक नाम H2O, तो ये तो आप सबको पता ही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। संगमरमर किसका कायांतरित रूप है? देखो भाई, जैसे कोयला बहुत सालों बाद, सॉरी कार्बन बहुत सालों बाद डायमंड बन जाता है, ऐसे ही चूना पत्थर बहुत सालों बाद संगमरमर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध, अभी डिस्कशन हुआ था थोड़ी देर पहले, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, और 1761 में हुआ था, इसमें मराठे हार गए थे। किस देश की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? भाई मैप खोल के देख लो, पूरे वर्ल्ड का अलग ही दिखाई दे जाएगा, कनाडा। मानव अधिकार दिवस भाई 10 दिसंबर। भाई इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। ये जो मानव अधिकार दिवस है, ये एल्फ्रेड नोबल की पुण्यतिथि है। और ये नोबल साहब कौन है? इन्होंने 355 आविष्कार करे थे, लेकिन इनका एक आविष्कार था डायनामाइट। इस आविष्कार के बाद ये हीरो हो गए, प्रसिद्ध हो गए, तो इन्हें लगा भाई डायनामाइट तो सबको फोड़ देगा, तो इन्होंने क्या काम करा, अपनी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट को दान में दे दी, और उससे जो इनकम आएगी, तो कहा गया जो लोग अच्छाई के लिए काम करेंगे उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। तो नोबल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबल की याद में दिए जाते हैं, और इनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। भाई छोटे छोटी चीजों के भगवान, या छोटी छोटी चीजों के भगवान, या सबके भगवान, ये किसने लिखा? अरुंधति रॉय, बहुत अच्छी राइटर है, बहुत अच्छा लिखती हैं। नाथुला दर्रा कहां पर है? सिक्किम में। और याद ये भी रखना, सिक्किम भारत का अंग कब बना? 1975 में। मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि संविधान संशोधन के द्वारा ये बन रहा है, तो कई बच्चों ने सही आंसर दिया है, तो उसका आंसर क्या है? सिक्किम किस
संविधान संशोधन के द्वारा बना? तो देखो याद रखो 36 संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम क्या बना? भारत का अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वांग नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो स्वांग कहां नाचते हैं भाई? राजस्थान में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? जिनेवा। और ये अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई WTO याद रखना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। पहले ये गैट के नाम से जाना जाता था। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होते हैं। पदेन सभा, जो उपराष्ट्रपति बनेगा कोई राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाएगा। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आया था। मेट्रो पुरुष या मेट्रो मैन के नाम से कौन जाना जाता है? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, श्रीधरन। प्राकृत रूप में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ, देखो भाई प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है सबसे कठोर, वो हीरा है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? भाई तूफान कहाँ आएगा, बारिश कहाँ आएगी, आंधी कहाँ आएगी, गर्मी कहाँ पड़ेगी, सर्दी कहाँ पड़ेगी, सब क्षोभ मंडल में पड़ती है। अरे क्षोभ मंडल हमारे जहां रह रहे हैं ये भी क्षोभ मंडल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा सागर, दक्षिणी चीन सागर। असम का लोक नृत्य वृत्तु, देखो बिहू, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो जो बिहू है वो असम का लोक नृत्य है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, अभी बताया था। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। रोहन बोपन्ना किस खेल के खिलाड़ी हैं? संबंधित है तो टेनिस से हैं भाई। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। और दिल्ली सल्तनत की एकमात्र, यानी कि एकमात्र का मतलब अंतिम और पहली शासिका केवल रजिया सुल्तान थी, जिसने इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। हालांकि बाद में इसको बड़ा संघर्ष करना पड़ा था वो लेने के लिए। आपने एक कहानी एक मुहावरा सुना होगा, रजिया गुंडों में फंस गई, तो ये इसी के नाम से बना हुआ है। क्योंकि ये पहले एक वो था हबसी जिसका नाम था मलिक याकूत, उसके बाद में इसको शादी करनी पड़ी फिर मलिक अल्तुनिया के साथ, तो बेचारी फंस गई। जब युद्ध हार गई तो जब इसे एक मुहावरा बन गया, रजिया गुंडों में फंस गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया, ये एक तरीके से रोग है, इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा का वर्णन, संविधान में मूल रूप से शिक्षा के बारे में जो दे रखा है तो अनुच्छेद 21A में दे रखा है। 21A के अकॉर्डिंग ही शिक्षा का, ये आपका जो अधिकार, अभी हम 86वां संशोधन हुआ था, शिक्षा का अधिकार बनाया गया था, या जितनी भी भर्तियां होती हैं जिस तरीके से शिक्षा का प्रावधान किया जा रहा है सब वो 21A की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की राजधानी, नाम है टोक्यो। इस बार तो टोक दिया, अगली बार मत टोक्यो, यानी कि क्या बोला? टोक्यो। ब्राजील जलधारा कैसी जलधारा है भाई? गर्म जलधारा, ब्राजील जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। हालांकि महात्मा बुद्ध के जीवन की 4 मुख्य घटनाएं हैं और आपको मुझे बॉक्स में लिखकर भेजना है कि वो कौन कौन सी 4 महात्मा बुद्ध की घटनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में? तो ये सवाना घास के मैदान अफ्रीका में। ये क्वेश्चन भी दोबारा देखो रिपीट होता है। प्यारे बच्चों, जब तक ये एग्जाम है हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आप इनको जरूर रिवाइज करें, कहीं ऐसा ना हो बाद में आपको ऐसा लगे कि हम काशी से पढ़ लेते। और इस समय आप जितनी भी मेहनत कर लेंगे वो मेहनत आपकी कई गुना मेहनत के बराबर काम करेगी। थैंक यू वेरी मच।